दो दहाई कबल लखनऊ का वीज़ा लगने के बावजूद लखनवी तहजीब को देखे बिना आ जाना बदकिस्मत ने नहीं तो और क्या कहिए। दिल्ली आगरा से चंद घंटों का ही तो फासला था, लेकिन कम वक्त में क्या क्या देखी है, ये उलझन पूरे सफ़र जहन पर गालिब रही। खैर इस वक्त तो लखनऊ ना देख पाए, ना अवध सल्तनत के आखिरी फरमारवा वाजिद अली शाह के दौर की बाकियात देख सके, लेकिन पिछले हफ्ते बुक कॉर्नर जहलम की अशात शुदा 2 किताबें दुखियारे और हेज पूरा लखनऊ समेट कर मेरे घर के दरवाजे पर आनवारिद हुई। सोने पर सुहागा के बुक जहलम कॉर्नर की किताबत छपाई और सरवर के क्या ही कहने। मोहतरम अनीस अशफाक लखनऊ के वो अदीब हैं जिन्होंने अपनी तहरीरों में इस शहर, इसकी तहजीब और दम तोड़ती रवायतों का जो नक्शा खींचा है, वो कारी को सुबुक रवि से लखनऊ की गलियों, मोहल्लों, कोठियों, महल सराओं, गुलाम गर्दिशों, करबलाओं, इमाम बाड़ों और उनसे मुंतसिल सहनचियों और उनमें बसने वाले इंसानों के ऐन दरमियान ला पहुंचाता है, जहां कारी खुद कहानी के किरदारों में ढलकर आसपास का तफसीली जायजा लेना शुरू कर देता है। मुख्तसर नावल दुखियारे में लखनऊ और वहां बसने वालों के हालात का नोहा जाकिर की ज़बानी है, जिसकी माँ अपने बड़े बेटे के दिमागी खलल के बाइस अपनी जानलेवा मर्ज को पसे पुश डालकर इसी परेशानी में मुब्तला रहती है कि मरने के बाद कौन बड़े बेटे की देखभाल करेगा। बड़े भैया का किरदार पूरे नावल में हावी रहा, खुसूसन जाकिर को लिखे उनके खतूत हों या बातचीत जिसमें पागलपन भी है और बला की मासूमियत भी। परसों माँ से मुलाकात हुई थी। माँ तो कब की मर चुकी, जाकिर बोला। कब? वो उछल पड़े। झूठे, परसों हमने बहुत सारी बातें की। मंजला भाई हसासियत से परे कारोबार ज़िंदगी में मसरूफ़ है। तीनों बेटों की माँ आलिया बेगम उर्फ अल्लन बाजी जो लाल स्कूल में दुकान किया करती हैं। बड़े भैया जो दिमागी खलल के बाइस अजब सौदाई शख्स, एक जगह टिक कर रहना उनकी फितरत में ही ना था। मंजरे से होशियार रहो, मूसा बाग में एक मकान देखा है, वहाँ मिलकर रहेंगे, माँ को भी साथ रखेंगे। अब मुझे तलाश मत करना, घंटा घर की नीलामी होने वाली है, इसके लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। इसके बाद शीश महल भी खरीदने का इरादा है। और हाँ, लड्डन की चक्की पर मेरे लिए कुछ पैसे रखना मत भूलना। दम वाली चाय बना दी है, उठकर पी लेना। हर बार कुछ रोज़ जाकिर के पास गुजार कर अचानक बड़े भैया एक चिट्ठी छोड़कर हवा हो जाते। माँ की कब्र को पक्का कराना हो या कदबा बनवाना हो, सब जाकिर की जिम्मेदारी थी। नॉवल में उजड़ते घरानों के किस्से, ठंडी सड़क और सहनचियों के खिंचे गए नक्शे ने हैदराबाद सिंध के पुराने शिया मोहल्लों की भी याद ताज़ा कर दी। मीर अनीस के मकबरे के साथ ख्वाजा की हवेली बिक रही है, जहाँ माँ की दोस्तें बदर जहां और बानो एक बोसीदा और मैल ज़दा कमरे में बिखरी हुई सामान की पोटलियों की तरह ही एक दो पोटलियां नजर आ रही हैं। सूखे पड़े हौज और फव्वारे, मुनिदम होती हवेली की मंजरकशी ऐसी कि कारी भी अपने अंदर सन्नाटा उतरता महसूस करे। इस मुख्तसर नावल में तकसीम के दुख के बाद लखनऊ में यक्के बाद दीगरे बर्पा होने वाले शिया सुन्नी फसादात का मातम है, जिसमें कभी बड़े भैया का जिस्म घायल होता है और कभी जाकिर की रूह। अवाई घर के कुर्क होने पर माँ की तही दामनी बड़े भैया के खलल वाले दिमाग से कभी ना निकल पाई। माँ को देखे कई दिन हुए, उसे ही ढूंढने निकला हूँ। शीश महल से आगे ज़मीन पर एक बड़ी हवेली बनवाने का इरादा है, जिसमें माँ के लिए एक इमाम बाड़ा भी बनवाऊंगा जहाँ वो आज़ादारी करेगी। लेकिन इन्हीं सब बखेड़ों में बचपन की दोस्त सायरा की याद दिल में कचोके लगाती है, तो दूसरी जानिब बड़े भैया के नित नए ठिकाने बदलना जाकिर को सबके सामने शर्मिंदा भी करता है। और फिर एक करबला में भैया का ठिकाना जाकिर के दिल को भी भाग गया। करबला की एक सहनची में सैनी में परोसी रोगनी रोटियां, भिंडी की सब्जी, धुली माश की दाल, जिसे बड़े भैया और जाकिर शौक से नोश फरमा रहे हैं, और टाट के पर्दे से झांकती हुई शमामा। नॉवल में शमामा और बड़े भाई जीते जागते किरदार हैं। नावल में कोई किरदार बिलावजह नहीं, चाहे वो बड़े भैया की बिगड़ती सेहत पर फिक्रमंद दारुशिफा के हकीम साहब हों या भैया की संगत से लुत्फ अंदोज होते आगा सौदाई। कहानीकारी को लखनऊ की बिखरती हुई तहजीब से रोशनास कराते हुए जाकिर के कमरे पर ख़त्म होती है, जहां इसके लिए शमामा की हाथ की कढ़ाई वाला कुर्ता कमरे में पड़ा हुआ है। हेज, यहाँ मुसन्निफ का कलम करतास पर लखनऊ के पुराने मोहल्ले बंजारी टोला की कहानी बयान करता है, जहाँ तकसीम ने अपनों के बीच एक लकीर खींच दी है। कोई लकीर के उस पार जा रहा है तो कोई लकीर अबूर करने का जिक्र भी सुनना गवारा नहीं करता।
दरअसल हम बिन परों वालों के लिए ज़मीनें जंजीरें ही तो हैं। 47 की मार काट बड़ी बूढ़ियों को 57 के गदर और जलियांवाला बाग के खून खराबे की याद दिलाती हैं। अच्छी आज़ादी है, अगर इतनी मौतों के बाद मिल रही है तो इससे अच्छी तो गुलामी थी। यहाँ शहनाम उर्फ शहनो अपनी कहानी सुना रहा है। माँ का किरदार दोनों नावलों में बड़ा हसास लेकिन इल्म व आगही का मरकज भी है। शहनो का बचपन सोफिया, पन्नों और बास्कोप वाली रेहाना अंडी के आंगन में साइकिल दौड़ाते या अंदर सभा का नाटक देखते गुजरा। आखिरी बार मरने से पहले कई बार मरना पड़ता है, जैसे इज्जत खाला और अल्लन मामू के लकीर के उस पार जाने पर माँ और सूफिया के जाने पर शहनों को मरना पड़ा था। प्यारों को कहीं मौत निकल लेती है तो कहीं हिजरत, लेकिन कहानी में शहला की सूरत उम्मीद फिर से अंगड़ाई लेती है। एक मजलिस वाला, दूसरी मिलाद वाली। हैदरगंज की शहला जिसका घर बिक चुका है। एक आध ईंट पत्थर की निशानी जरूर रह देनी चाहिए कि मकीन कभी ना कभी अपने पुराने घर जरूर आता है। नॉवेल का प्लाट मरकजी किरदार शहला से नगीने की तरह जुड़ा हुआ है। औरत में इरादे की ताकत मर्द से बहुत ज़्यादा होती है। शहला की ज़िंदगी और मुल्क में रूनुमा होने वाले हालात को लिखारी ने आपस में ऐसे नथी किया है कि कई बार मैक्सम गोर्की की माँ या मेरी यूनिवर्सिटियाँ याद आ जाती हैं। जुल्म को रोकते रोकते हम खुद जुल्म करने लगते हैं। शहला के ज़बानी यूनिवर्सिटी में रूनुमा होने वाले हालात ने मुझे कुर्रतुल हैदर की आखिरी शब के हमसफ़र की भी याद दिला दी कि जहाँ बोलने की आज़ादी सल्ब कर ली जाए वहाँ दम घुटने लगता है। मुसन्निफ ने लकीर के दोनों जानिब तरतीब बार तबाहियों और बर्बादियों की दास्तान रकम की है, जहाँ इंसानों को पहले मज़हब के बुनियाद पर तकसीम किया गया, फिर फ़िरक़ों में बांटा गया और फिर ज़बान के इख्तलाफात में अलग अलग कर दिया गया। और इस सारे खेल में इंसानियत का बेदरिग कत्ल हुआ। अनीस अशफाक ने एक एक वाक़ये को नावल में बड़ी सादगी से पिरोया है, चाहे वो लकीर के उस पार गांधी जी का कत्ल हो या इंदिरा गांधी की इमरजेंसी या उनकी मौत, या सिखों का कत्ले आम हो, लखनऊ में शिया सुन्नी फसादात हों, हिंदू इंतहा पसंदों की गुजरात में कत्लो गारत गरी हो या बाबरी मस्जिद का ढा देना। वहीं लकीर के इस पार कभी तरक्की के बोदे ख्वाब दिखाकर या मज़हब का चोला पहनाकर माशाल्लाहों को अवाम पर थोपना हो, या बेहरा रवि का वावेला मचाकर मजहबी जुनूनियत को हवा देना हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मावराए अदालती कत्ल की रुदात हो या 80 की दिहाई में लिसानी फसादात के खूनी किस्से हों। मौत बार बार हमारी नज़रों के सामने नई अशकाल बदल कर आती है। तमाम वाक़यात नावल में इस तरह बयान किए गए हैं कि कारी खुद ब खुद इन तमाम हादसात के पीछे असल हक़ाइक़ जानने के लिए खुद को तारीख़ के पन्नों में गुम कर लेता है। जहाँ नावल तारीख़ी वाक़यात का अहाता बड़े गैर महसूस तौर पर करता है, वहीं बंटवारे के बाद आम लोगों पर बीते मज़ालिम को भी बड़े सहल अंदाज से आया करता है, चाहे वो बंटवारे के नतीजे में जहनी तवाज़ुन खो देने वाले दीवाने हों या शहला की डरी सहमी रिश्तेदार ख़वातीन, शहनों के लड़ते झगड़ते मियाँ बीवी माली मकान हो या शहला की दोस्त शहनाज और उसके बूढ़े वालदैन। नावल में जहाँ एक सियासी जमात मुसलमानों का कला कुमा करने की तैयारियों में है, तो वहीं मिसेस बैनर्जी जैसे इंसान दोस्त भी उम्मीद की शमा जलाए हुए हैं। दुखियारे में मुसन्निफ ने ख़ानदान के शिराजा बिखरने को कलमबंद किया है, तो हेज में जंग व जदल की सफाकी, बंटवारे के अलमिए, हिजरत की दुहाई है। समाज और सियासत में मजहबियत, लसानियत और फ़िरकावारियत के मौजू को बड़ी सहूलत और ईमानदारी से कारी के आगे खोल कर रख दिया गया है। नावल निकार दोनों नावलों में कारी का हाथ पकड़कर हर गुजरे सानहे की पूरी तफसील दिखाते चले जाते हैं। अनीस अशफाक साहब का असलूब बेहद सादा है, ना इसमें लफाजी है और ना ही कोई लंबा चौड़ा फ़लसफ़ा, और यही इन नावलों की खूबसूरती है कि आशोब गुजर जाने के बाद अच्छी तहरीर सामने आती है।